जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जी मौजूद हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी मौजूद हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में। बहुत महत्वपूर्ण दिन पे हम लोग जुड़े हुए हैं। पहले तो आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई कि निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में नया उच्चतम स्तर बनाया, और अब यहाँ से बाजार की दिशा क्या होगी। अविनाश सर, आपसे फंडामेंटली आप व्यू ज़्यादा देते हैं और घटनाक्रम जो रहा है उस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, खासतौर से ये पूरा वेनेजुएला का जो एपिसोड देखने को मिला है। बहुत सारी चिंताएं भी हैं, बहुत लोग इसमें अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं। भारत के लिहाज से जेफरीज की रिपोर्ट आई, बहुत सारी रिपोर्ट आती हुई दिखाई दी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो वेनेजुएला का मैटर हो गया है, इसमें एक बात तो क्लियर है कि वेनेजुएला जो तेल बनाती है, तेल का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। इससे कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा अनुमान है कि जो ऑयल का मार्केट है वो थोड़ा स्टेबलाइज होगा। और क्लियरली यूएस चाहता है कि यहाँ से ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े, और इंडियन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं इनके लिए शायद थोड़ी सी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर क्रूड कंफर्टेबल लेवल्स में रहता है तो इनका ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन तो ऑलरेडी अच्छा हो चुका है। तीसरे तिमाही के नंबर्स भी काफी अच्छे आने के अनुमान है। लेकिन ओएनजीसी को भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ओएनजीसी को थोड़ा सा बेनिफिट मिले वेनेजुएला में, क्योंकि उनकी ओवरसीज सब्सिडरी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव सरप्राइज हम मान सकते हैं। और हमको नहीं लगता है कि मार्केट अभी जो करेक्शन मोड में दिख रहा है मार्जिनली, इससे किसी को डरना चाहिए, क्योंकि अभी तो देखिए 10-12 तारीख से तो नतीजे शुरू हो जाएंगे। और नतीजों का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, क्योंकि इस बार अगर नतीजे Q2 के नतीजे के हिसाब से बेहतर आते हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को बहुत अच्छा एक ट्रिगर मिलेगा। और दूसरी बात, देखिए अभी बजट 1 फरवरी को है, तो कहीं ना कहीं मार्केट 15-16 तारीख के बाद इसको भी अभी डिस्काउंट करने लगेगा। ऑलरेडी एक सेंटर रैली हमने देखी है, तो कहीं ना कहीं एक प्री बजट रैली भी आपको शायद आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपको अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। इंडेक्स हो सकता है कि एक छोटे दायरे में रहे। और ये जो 52 वीक हाई हो गया है, बिल्कुल देखो ये अब ये एक रेगुलर बात हो चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि इंडेक्स को देख के कोई ज्यादा खुशी करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा स्टॉक से बनेगा। तो मुझे लगता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और अच्छे कंपनीज में निवेश करिए। यही एक अच्छा प्रोसेस रहेगा जहां पे आपका अच्छा पैसा बने। स्टॉक स्पेसिफिक रहने का इसकी सलाह यहाँ पर दी गई है अविनाश जी की तरफ से। यूएस काफ़ी लोगों की टिप्पणी एलजी को लेकर के है। अभी हाल की लिस्टिंग भी रही है, हाल तो नहीं, अब तो टाइम समय हो गया, लेकिन क्या व्यू लेना चाहिए, कह रहे हैं क्या करना चाहिए। अभी इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इन्होंने किस भाव पे ख़रीदा है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि कंजम्पशन स्टोरी की और तमाम चीज़ों की, एलजी उसमें कहाँ ठहरता दिखाई देता है, ख़ास तौर से तब जबकि हमने देखा कि लास्ट ईयर उस तरीके से कंज्यूमर ड्यूरेबल परफॉर्म नहीं कर पाए थे। क्या 2026 में उम्मीद करें कि बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है एलजी को लेकर के? नहीं, बिल्कुल देखिए, कंपनी तो काफी अच्छा काम करेगी, काफी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। और मुझे लगता है कि देखिए अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर है उसमें डेफिनेटली लग तो रहा है कि नंबर्स अच्छे आएंगे, क्योंकि ओवरऑल जीएसटी की कटौती हो गई है, रेट कट कम हो गया है, बारिश अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ग्रोथ अच्छा आएगा। बट एक बात मैं आपको बताऊं कि 7 तारीख से जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक का जो लॉक इन है वो रिलीज होने वाला है। तो हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में एंकर इन्वेस्टर्स की बिकवाली आपको देखने को मिले, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि एंकर इन्वेस्टर्स पहले महीने में 50% और तीसरे महीने में पूरा माल बेचते हैं। तो ये 7 जनवरी के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि एंकर का लॉक इन खत्म हो रहा है। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए ये ऐसे शेयर है जहां पे आपको पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कम साल 1.5 साल का नजरिया लेना चाहिए। बहुत शॉर्ट टर्म के बारे में अगर आप सोचोगे तो शायद इतना बढ़त आपको नहीं मिले, क्योंकि वैल्यूएशन अभी फेयर टू एक्सपेंसिव है। ये इतना सस्ता शेयर भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर साल 1.5 साल का नजरिया है तो अगर स्टॉक गिरता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए। ये अविनाश सर, लगातार पिछले 3-4 दिनों से मंगल इलेक्ट्रिकल को लेकर के काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। इस पर शायद कॉल भी थी क्या, प्रदीप सर आपकी कॉल थी? नहीं नहीं नहीं, तो अच्छा ठीक है, कहीं तो मतलब थोड़ा सा मिस हो गया, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा अपना डेटा जो है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से काफ़ी सारी कॉल्स, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। तो अगर आप ट्रैक करते हो सर तो आपका व्यू जानना चाहेंगे मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। अविनाश सर, 375-376 का शेयर है। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि रेगुलर व्यूअर हैं लेकिन अपने अब तक हमारा कोई सवाल नहीं लिया है, तो इनके प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। संजीव कुमार जी हैं बिहार से, क्या टिप्पणी रहेगी? इन्होंने 207 पे ख़रीदा हुआ है, नहीं 380 पर लिया हुआ है, सॉरी, तो इन्होंने थोड़ा ऊपर ख़रीद लिया है।
तीन चार रुपए इनकी खरीद से, और इनका नज़रिया भी बहुत लंबा नहीं है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? नहीं, देखिए, इनका नजरिया अगर लंबा नहीं है और ये एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं तो मेरे ख्याल से देखिए थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये शेयर का जो पब्लिक हिस्ट्री है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग और वोलेटाइल है। कंपनी ने शेयर मेरे ख्याल से 450 या 500 रुपए में इशू किए थे। उसके बाद बहुत बुरी तरह से पिटाई स्टॉक की होगी। तो मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन प्राइसिंग थोड़ा सा आईपीओ के टाइम पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। तो मुझे लगता है कि अभी जो दिसंबर का क्वार्टर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर रहेगा, क्योंकि ये कंपनी पावर सेक्टर रिलेटेड है। पावर सेक्टर में हमने अच्छी डिमांड भी देखी है और इनकी ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो ऑन राइज इसको निकालना चाहिए, और जिनके पास 6 से 12 महीने का अवधि है वहां पे होल्ड करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लेवल से अभी नीचे जाना जरा डिफिकल्ट लग रहा है। और होपफुली अगर दिसंबर क्वार्टर अच्छा आता है तो इसमें अच्छा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। निपॉन एएमसी में क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू इन निपॉन एएमसी? होल्ड और बुक प्रॉफिट? इसका मतलब ये प्रॉफिट में है, लेवल्स इन्होंने बताए नहीं हैं, लेकिन क्या ये जो थीम है कैपिटल मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की, ये आपको लगता है कि अभी 2026 में कंटिन्यू रहेगी? होल्ड करना चाहिए? क्या होल्ड करने लायक है? आप क्या व्यू लेंगे सर अभी? नहीं विपुल, देखिए मुझे पता नहीं क्या लेवल पे इन्होंने एंट्री की है, लेकिन अगर मुनाफा ठीक ठाक है तो मैं यही कहूंगा कि देखिए कैपिटल मार्केट थीम तो अच्छा है, आगे भी अच्छा चलेगा। 26 में होपफुली मार्केट्स अगर टर्न करते हैं और अच्छा ग्रोथ दिखाते हैं तो एसआईपी तो वैसे भी अच्छी तरह से बढ़ रही है। कैपिटल मार्केट्स अगर इंप्रूव होते हैं तो इसका फायदा एएमसी को जरूर मिलेगा, और निपॉन एएमसी डेफिनेटली एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाला 12 से 15 महीने का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो काफी स्ट्रांग रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने मुनाफा ठीक ठाक बनाया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बैलेंस क्वांटिटी कम से कम साल सवा साल का व्यू के साथ रखिए, क्योंकि देखिए ऐसे शेयर्स जल्दी भागते नहीं है, मार्केट का सेंटीमेंट बदलने के लिए वक्त लगेगा। तो थोड़ा सा आई थिंक अगर आपके पास 12-15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए, और थोड़ा सा मुनाफा जो बना है वो डेफिनेटली बुक कर लीजिए, क्योंकि इस मार्केट में कैश फ्लो बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नहीं तो मेरे ख्याल से कभी कभी इन्वेस्टर्स बेचने के समय थोड़ा सा मिस करते हैं। तो मैं यही कहूंगा थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। चलिए ठीक है, अब जो है आज की थीम का आगाज़ करते हैं। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या खरीदें क्या बेचें, और अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, एक एक करके उन तमाम शेयरों पे बातचीत करेंगे। आपको बता दें उन शेयरों पे बात होगी जो कि गूगल फाइनेंस पे ट्रेंड कर रहे हैं, उन शेयरों पे भी बात होगी जो खबरों के चलते या तो बहुत तेज़ी या बहुत मंदी दिखा रहे हैं, और उन पर भी बात होगी जो हमारे चैट बॉक्स में ट्रेंड कर रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा सवाल जहाँ पर आ रहे हैं उनमें से भी कुछ एक शेयरों को हम शामिल करेंगे। लीड कर रहे हैं ये जो हमारा पोल चल रहा है उसमें पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा पीछे हुए हैं। डिफेंस स्टॉक 32% लोग वोट कर रहे हैं, 28% लोग वोट कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स को, 21% अब जो है वो कर रहे हैं रेलवे स्टॉक्स को, और पीएसयू पावर जो है वो थोड़ा और पीछे गया है, 20% के आसपास है। तो चलिए ये स्थिति परिस्थिति बदल रही है लगातार हमारे जो चैट बॉक्स में पोल चल रहा है उसमें। लेकिन सर आपके लिए जो सवाल है अविनाश सर वो है ओएनजीसी को लेकर के। इस पर हम लोगों ने थोड़ी सी बात की, लेकिन इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करते हैं। जो घटनाक्रम हुआ है आज के गूगल ट्रेंड में शामिल ओएनजीसी का स्टॉक्स, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पर रहेगी? हालांकि ऊपर से हल्का हुआ है आज, 0.25% के आसपास की गिरावट, 237 के आसपास क्या करें? क्या करंट लेवल पे भी बाय करने की सलाह रहेगी? देखिए लंबी अवधि के लिए ओएनजीसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो वेनेजुएला का हो गया है डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा कि ओएनजीसी की एक ग्लोबल सब्सिडरी है जो वेनेजुएला में होप कर सकती है कि ड्रिलिंग अगर ज्यादा होता है तो उनको थोड़ा सा काम वहां पे मिले। और टेक्निकली क्या होता है कि ओएनजीसी और रिलायंस में डेफिनेटली एक अच्छी बात क्या है कि जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तभी जीआरएम्स भी मेरे ख्याल से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, स्पेसिफिकली ओएनजीसी की बात करें। तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी को जो बड़ा ट्रिगर है वो क्रूड के प्राइसेस बढ़ता है तो मिलेगा। एटलीस्ट नियर टर्म में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए शेयर थोड़ा सा साइडवे रहेगा। अभी Q3 के नंबर्स आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बाद मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी ये वेनेजुएला डेवलपमेंट पे, ये मार्केट सुनना चाहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, और जिनको मेरे ख्याल से 12-15 महीने की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, 235-236 का एक लेवल पे एक छोटा निवेश जरूर बनता है। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। विपुल जी, और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो क्यूपिड के बारे में बोला, क्यूपिड का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, पी मल्टीपल, वो 200 के करीब गया था। तो मैं समझता हूँ कि जैसे प्रदीप जी ने टेक्निकल कॉल दिया था, मेरे ख्याल से देखिए ये शेयर को गिरने के लिए बहुत जगह है।
और जिस तरीके से ये भागा है, मेरे ख्याल से उसी वेलोसिटी से ये गिर भी सकता है। तो निवेशकों को थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए ऐसे शेयर में, क्योंकि जिन्होंने ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है, वो अभी फँस गए हैं, अभी उनको निकलने के लिए मुश्किल होगी। हम्म। तो जिन लोगों ने बिल्कुल तमाम लोगों की सलाहों को दरकिनार करते हुए अपने विवेक से फैसला लिया या कोई रील देख करके फैसला लिया, उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्यूपिड के अंदर ये सलाह जो है यहाँ पर निकल के आई है। क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? कह रहे हैं $5 से $7 का जो है सकारात्मक असर पड़ सकता है। आपका व्यू क्या है जो जेफरीज के नहीं, रिपोर्ट के? पॉजिटिव ही है विपुल। देखो, जीआरएम्स इम्प्रूव होते हैं तो रिलायंस को भी फायदा होना चाहिए। वैसे तो उनकी जो जामनगर की रिफाइनरी है, वो वर्ल्ड की सबसे एफिशिएंट और फ्यूल एफिशिएंट रिफाइनरी है। तो डेफिनेटली Q3 के नंबर्स काफी अच्छे होने की उम्मीद है। दूसरी बात देखिए, 2026 में अनुमान है कि रिलायंस शायद अपनी एक सब्सिडरी को वापस मोनेटाइज करेगा। हो सकता है पहला तो रिटेल का मौका हो, उसके बाद जियो का नंबर आ सकता है। तो मार्केट बहुत कीनली वेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए रिलायंस रिटेल का भी अगर मेरे ख्याल से वैल्यू अनलॉक होता है, तो उसमें अच्छी खासी बढ़त निवेशकों को भी मिलेगी और रिलायंस को भी मिलेगी, क्योंकि वो शेयर वापस मार्केट में लिस्ट हो। तो मेरे ख्याल से ये दो ट्रिगर है, एक तो जीआरएम का बढ़ना और दूसरा ये वैल्यू अनलॉकिंग, जो होपफुली मार्च के बाद जब पूरे साल के नतीजे आएंगे, तभी मार्केट जानना चाहेगा इनके एजीएम में कि एक्चुअली क्या डिसीजन इन्होंने लिया है। बट डेफिनेटली स्ट्रक्चरली हम रिलायंस के ऊपर पॉजिटिव है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और 26,361 का लेवल देखने को मिल रहा है और 26,373 ये जो है अभी थोड़ी देर पहले हाई लगा है। तो नए शिखर, नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप, ये तीनों नए उच्चतम स्तर बनते लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो नए नए उच्चतम स्तर, नई तेज़ी के लिए अब बाजार तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत लोगों को लग रहा था कि जो वीकेंड पे घटनाक्रम हुआ हो सकता है उससे जो है कहीं प्रेशर ना आ जाए फिर से बाजार के अंदर, पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दिया नहीं है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अविनाश सर के जाने का वक्त हो गया है, तो अविनाश सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका जो है आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। कोई रिकमेंडेशन जाते जाते और डिस्क्लोजर आपका? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि क्लियरली विपुल, अगर खरीदना ही है तो होटल सेक्टर में हमको लेमन ट्री और इंडियन होटल्स पसंद है। यहाँ पे फोकस करिए। मुझे लगता है Q3 के नतीजे काफी स्ट्रांग होने चाहिए और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में कम से कम 7-8% का अपसाइड, और अगर साल भर का नजरिया लेते हो तो कम से कम 15-20% का अपसाइड दोनों शेयर में मिल सकता है। तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, तो इसमें जरूर एक छोटा छोटा निवेश अगर कोई करता है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। चलिए, और डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से विपुल इतना ही कहूंगा कि जो भी शेयर आज हमने आपके शो पे कहे, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स को भी हमने मेंशन किए, लेकिन मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।